नमस्कार। आज हम 2026-27 के केंद्रीय बजट को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है। तो देखिए, 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया तो सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या ये बजट पुरानी राह पर ही चलेगा या फिर इसमें कुछ बड़े धमाकेदार बदलाव देखने को मिलेंगे। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बजट असल में पहले से चल रही नीतियों को ही और मजबूत करने पर फोकस था, कोई बहुत बड़े नए बदलाव लाने पर नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट का जो पहला रिएक्शन था वो काफी चौंकाने वाला था। सेंसेक्स दिन में एक वक्त पर 2000 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे चला गया था। अब मार्केट के इस रिएक्शन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि सरकार का अर्थव्यवस्था को लेकर विजन क्या है, उनका रोड मैप क्या है। वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में इस बात पर काफी जोर दिया कि इस बजट का लक्ष्य कोई बड़े बड़े नए ऐलान करना नहीं है, बल्कि जो रिफॉर्म्स पहले किए गए हैं उन्हें और मजबूत करना है। उनका पूरा फोकस था आर्थिक स्थिरता और वित्तीय अनुशासन पर, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर लगातार तेज ग्रोथ हासिल की जा सकती है। और उनका कहना था कि इन्हीं सब वजहों से भारत 7% से ऊपर की विकास दर बनाए हुए है। हाँ, एक बात और, इस पूरे बजट को युवा शक्ति से प्रेरित बताया गया है। मतलब इसका मकसद देश की तरक्की को रफ्तार देने के लिए देश के नौजवानों की एनर्जी और टैलेंट का इस्तेमाल करना है। और ये जो पूरा विजन है ये 3 मुख्य कर्तव्यों या कह लीजिए पिलर्स पर टिका है। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को और तेज करना। दूसरा, लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि विकास सबका हो, कोई पीछे न छूटे। तो ठीक है, ये तो हो गई विजन की बात। आप जरा बजट की कुछ सबसे बड़ी घोषणाओं पर आते हैं और देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए इसमें क्या खास था। इस बजट में मेक इन इंडिया पर जोर साफ साफ दिखा। सबसे बड़ा फोकस था स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग पर, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का लॉन्च। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा पुश देने के लिए नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ऐलान किया गया। और तो और देश में मैन्युफैक्चरिंग को और फायदेमंद बनाने के लिए एयरक्राफ्ट और माइक्रोवेव ओवन बनाने में लगने वाले कुछ पार्ट्स पर से कस्टम ड्यूटी ही हटा दी गई। बजट में छोटे और मझोले बिजनेस, जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा ऐलान हुआ। उनकी ग्रोथ के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है। साथ ही छोटे शहरों में बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कॉर्पोरेट मित्र जैसी एक नई पहल भी शुरू की जाएगी जो उन्हें प्रोफेशनल हेल्प देगी। लेकिन सवाल यह है कि इन सब चीजों के लिए पैसा आएगा कहां से और जाएगा कहां? चलिए अब जरा बजट का पूरा हिसाब किताब समझते हैं। इस बजट का जो सबसे बड़ा और चर्चित आंकड़ा है वो है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स। इसे 12.2 लाख करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े लेवल पे सेट किया गया है। अब ये जो रकम है ये पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा है। और ये कोई एक साल की बात नहीं है, ये सरकार की उस लंबी रणनीति को दिखाता है जिसके तहत लगातार सड़कों, रेलवे और पोर्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी भरकम निवेश किया जा रहा है। तो साफ है कि सरकार का फोकस देश में लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर बना हुआ है। अब किसी भी सरकार की आर्थिक सेहत को मापने का एक जरूरी पैमाना होता है, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। सीधे सीधे कहें तो ये सरकार की कुल कमाई और कुल खर्चे के बीच का अंतर है। इससे ये पता चलता है कि सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए कितना उधार लेना पड़ेगा। इस मामले में सरकार का टारगेट है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में इस घाटे को जीडीपी के 4.3% तक लाया जाए। ये एक तरह से संकेत है कि सरकार अपनी उधारी को धीरे धीरे कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि सरकार की कमाई कहां से होती है, तो हर एक रुपए में से 24 पैसे उधार और दूसरी देनदारियों से आते हैं। ये सबसे बड़ा सोर्स है। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का, जिससे 21 पैसे आते हैं, और फिर कॉर्पोरेशन टैक्स से 18 पैसे। और ये पैसा जाता कहां है? तो खर्च की तरफ देखें तो हर रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 22 पैसे राज्यों को टैक्स में उनका हिस्सा देने में चला जाता है, और उसके ठीक बाद 20 पैसे पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में खर्च हो जाते हैं। तो अब हम वापस अपने उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं कि जब बजट में स्थिरता और ग्रोथ पर इतना फोकस है तो फिर मार्केट ने इतना नेगेटिव रिएक्ट क्यों किया? देखिए, बाजार में इस बड़े गिरावट की जो सबसे तात्कालिक वजह बनी वो थी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी में बढ़ोतरी।
अब ये टैक्स लगता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग पर। तो जैसे ही ये टैक्स बढ़ा, इसका सीधा मतलब हुआ कि ट्रेडर्स के लिए बाजार में सौदे करना और महंगा हो गया। बस इसी बात से मार्केट में नाराजगी देखने को मिली। एक्सपर्ट्स ने भी बजट के लॉन्ग टर्म फायदों की तारीफ की, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार खर्च और वित्तीय अनुशासन। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा कि एसटीटी का बढ़ना और विदेशी निवेशकों के लिए किसी खास प्रोत्साहन का न होना, ये शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिए बड़ी नेगेटिव खबरें थीं। जैसा कि एक एनालिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि बजट का जो ढांचा है वो काफी बेहतर है, लेकिन बाजार के नेगेटिव रिएक्शन की सबसे बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की निराशा है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल बचता है। ये बजट स्थिरता और पुराने फायदों को मजबूत करने पर तो जोर देता है, लेकिन क्या सिर्फ ये स्थिर अप्रोच ही भारत को एक विकसित देश बनाने के बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काफी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।